चैप्टर 38। अब आगे। करण आयरा से किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोला, देखो ना भाभी, ये संयम भाई मुझे यहाँ से भगा रहे हैं। मिस्टर भारद्वाज सीढ़ियों से उतरते हुए करण को देख बोले, तुम अरिन को संयम क्यों बोल रहे हो? मिस्टर भारद्वाज अरिन की ओर छोटी नजरें कर देखते हैं। आयरा अरिन का हाथ पकड़ पल के झपका देती है। आयरा मिस्टर भारद्वाज से साइन लैंग्वेज में बोली, आपको भला इस सवाल से क्या ही करना? इनका नाम अरिन हो या संयम, क्या ही फर्क पड़ता है आपको इनके नाम से? मिस्टर भारद्वाज कुछ नहीं कहते क्योंकि कुछ कहने को बचा ही नहीं था। आयरा की बात उन्हें सही ही लगी, क्योंकि वो उनके लिए बस एक उनकी कंपनी के इन्वेस्टर थे, तो भला पर्सनल मामले में वो कैसे बोल सकते थे? वो बिना कुछ आगे बोले बाहर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो उधम की हवेली के बाहर अपनी कार रोकते हैं। कार से उतरकर तेज कदमों से अंदर की ओर जा हाल में खड़े हो जोर से चिल्लाते हैं, उधम उधम बाहर आ, अभी के अभी बाहर आ, जहां भी है। उधम सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, क्या हो गया? अब क्या कर दिया मैंने? अब तो मैंने अपने आदमी को भी तेरी बेटी के पीछा करने से हटा दिया है। मिस्टर भारद्वाज सोफे पर बैठते हुए बोले, लेकिन मैं यहाँ कारण जानने आया हूँ कि आखिर तुम क्यों मेरी बेटी को मारना चाहते हो, जो मैं कल अपने गुस्से की आग में पूछना ही भूल गया था। उधम फीकी हंसी हंसते हुए बोला, जाकर पूछो उसके पति से आखिर क्या किया है उसने मेरे साथ। जो मैं उसकी बीवी को मारना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारी बेटी को। मैं उसे वही दर्द वही तकलीफ देना चाहता हूँ जो 7 साल पहले मैंने सही थी, जो उसने मुझे दी थी। जाओ जाकर पूछो उससे आखिर क्या किया है उसने ऐसा। अगर वह ना बताए तो मुझसे आकर पूछ लेना। मिस्टर भारद्वाज बोले, तुमसे ही तो पूछने आया हूँ, कारण जानने आया हूँ तुम्हारा मेरे बेटी पर हमला करने का। वजह जानना चाहता हूँ इन सब की। उधम चिल्लाते हुए बोला, जाओ जाकर पूछो अपने उस जमाई से आखिर क्या किया था उसने 7 साल पहले मेरे बेटे के साथ। खून से लथपथ हाथ थे उसके। खून किया था उसने मेरे बेटे का, मेरे बड़े बेटे का, और मैं उस खून का बदला खून से लूंगा। मेरी तरह उसे तड़पाऊंगा मैं। जो दर्द सहा है मैंने वह दर्द उसे भी दूंगा मैं। इसलिए तुम्हें कहता हूँ, अपनी बेटी को ले जाओ उससे दूर। अगर उसके साथ रही तो उसकी सांसें छीन लूंगा मैं, भूल जाऊंगा कि वह तुम्हारी बेटी है। उधम ने इतना ही कहा था कि मिस्टर भारद्वाज आ गया। अपने एक हाथ में उसके गर्दन को दबोच देते हैं और सन के अंदाज में अपनी गर्दन झुकते हुए बोले, अगर मेरी बेटी को छूने की हिम्मत भी की तो तेरी सांसें छीन लूंगा मैं। इतना कह एक झटके से उधम को छोड़ देते हैं। वो 2 कदम पीछे को हो जाता है। मिस्टर भारद्वाज उधम को वार्निंग लुक देते हुए बोले, अगर हिम्मत है तो आजमा कर देख ले। मेरी बेटी के शरीर पर आए हर एक छोटी से छोटी खरोच का बदला लूंगा, वो भी सूद समेत लौटा कर। इतना कह वहां से चले जाते हैं। पिछली बार तो समर्थ ने मिस्टर भारद्वाज का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इस बार उन्होंने उनका चेहरा देख लिया था। समर्थ जल्दी से अंदर आ अपने बाबूजी के पास जा घूरते हुए बोला, वही तो आरबी है, वह माफिया जो कल यहाँ आया था। राघव भारद्वाज, आयलरा और आर्यन उसी के बच्चे हैं। समर्थ हैरानी से उधम को देख और सुन रहा था। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सच में हैरान था ये जान कि आयरा आर्यन का बायोलॉजिकल फादर मिस्टर भारद्वाज है, जिनके साथ वो कितने समय से काम कर रहा है। अब उसे एहसास होता है कि मिस्टर भारद्वाज हर समय आयरा की साइड क्यों लेते हैं। दिन के समय उनका इमोशनल होना सब याद आ रहा था। समर्थ उधम से बोला, बाऊजी एक आखिरी उम्मीद से बोल रहा हूँ, आयरा को कुछ मत करना। मेरे कहने से ना सही, कम से कम उसके उस आरबी के कहने पर ही मान जाओ। तब तक मैं सच का पता लगाता हूँ। उधम बोला, तुझे क्या लगता है मुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? वो आरबी बहुत खतरनाक है और खतरे से डर किसे नहीं लगता, लेकिन मुझे मेरा बदला भी लेना है। अब वो स्वयं मरेगा मेरे हाथों, तड़पा तड़पा कर मारूंगा उसे। उनकी आंखों में एक जुनून, दर्द और गुस्सा दिख रहा था, अपने बेटे की मौत का गुस्सा। दूसरी ओर मिस्टर भारद्वाज बस गुस्से से उबलते जा रहे थे जब जब उन्हें उधम की बात याद आ रही थी कि अरिन ने उसके बेटे का खून किया था। कोई भी बाप ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जिसके हाथ किसी के खून से रंगे हो। यही सोच सोचकर मिस्टर भारद्वाज आग बबूला हो रहे थे। भले ही वो खुद कभी माफिया से जुड़े थे, लेकिन अपने प्यार के लिए उन्होंने अपनी काली दुनिया को छोड़ दिया। आज तक उन्होंने दोबारा हथियार नहीं उठाया, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा के लिए हथियार उठाने से आज भी वो पीछे नहीं हटेंगे। वो अपनी कार कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर रोकते हैं, जहां आयरा अरिन आए हुए थे। मिस्टर भारद्वाज एक गहरी सांस भर कार से उतरकर पूरी बिल्डिंग में आयरा अरिन को ढूंढते हैं, लेकिन वो दोनों ही उन्हें कहीं नहीं मिलते। मिस्टर भारद्वाज एक वकर से पूछते हैं, आयरा मैडम को देखा? वो जवाब देते हुए बोला, मैडम तो सर के साथ जल्दी चली गई। मिस्टर भारद्वाज घर के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर भारद्वाज जैसे ही घर जाते हैं, उनकी नज़रों सबसे पहले अरिन को ढूंढते हैं। आयरा आरव आरवी के पास बैठी थी। मिस्टर भारद्वाज बिना कुछ कहे ऊपर रूम में जा अरिन को चेक करते हैं, लेकिन वो वहां पर भी नहीं था।
आयरा ने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मिस्टर भारद्वाज अरिन को रूम में ना पाकर किचन की ओर चले जाते हैं। वो जानते थे कि अरिन आरवी की किचन में हेल्प करता है। वो जैसे ही किचन में जाते हैं, एरिन को देख उनका गुस्सा बाहर आ जाता है। राघव भारद्वाज आगे बढ़ अचानक से अरिन की गर्दन पकड़ उसे दीवार से लगा देते हैं। अरिन उन्हें हैरानी से देख रहा था, उसे उनके ये करने का कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अरिन ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करता। राघव दांत पीसते हुए बोले, तेरे कारण मेरी आयरा पर हमला हुआ और तू आराम से यहाँ खाना बना रहा है, वो भी अपने इन खून से रंगे हाथों से। अब अरिन को खांसी आनी शुरू हो चुकी थी। ये सुन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अरिन अपने हाथों को हरकत में लाते हुए मिस्टर भारद्वाज की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन राघव भारद्वाज अपनी पकड़ कसते ही जाते हैं। उनकी पकड़ अरिन के गले पर ढीली तब होती है जब उन्हें अपने हाथ पर किसी के हाथ की पकड़ महसूस होती है। मिस्टर भारद्वाज अपने हाथ पीछे ले लेते हैं। अरिन खांसना शुरू कर देता है।